ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने बड़े प्यारे से अच्छे से लेक्चर के साथ फिर आ गया मैं। बेटे लेक्चर नंबर 4 लेने जा रहा हूं एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। लेक्चर 1 ऑनवर्ड्स अगर आपने ध्यान से देखा हो चैप्टर नंबर 18 में, आई हैव टोल्ड यू दैट द मेन क्वेश्चन इज I want to fix, that what should be the optimum debt equity mix. And for that, we have to read the capital structure theories. And for that, we should be aware of some basic logics. तो मैंने आपको रिटर्न की बातें बताई, that how we can calculate the value of a firm. No doubt we will be discussing in chapter number 20th in regard to business valuation. But value of firm होती क्या है वो बताया. And then we have moved to risk. और स्पेसिफिकली अगर आप लास्ट लेक्चर नंबर 3 को देखें, बेटे लेक्चर नंबर 3 जो मैंने कॉपी पेस्ट किया, पूरा का पूरा लेक्चर मैंने किसी कोर्स में लिया और आपको दे दिया, और उसमें क्वेश्चन नंबर 18 मैंने बुक दिखाई आपको। आई थिंक दैट आपने वो क्वेश्चन को नोट किया होगा, और स्पेसिफिकली जो बातें, जो फ्लो चार्ट, जो लॉजिक में बताना चाह रहा था लास्ट लेक्चर में, बेटे आपको मैंने सेंस दी दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज। आप रजिस्टर ओपन कर लीजिए, आज मैंने कुछ बातें बतानी है आपको जो आपको लाइफ में फॉलो करनी है इन ACCA। I have concluded it with the help of Kaplan as well as from BBB। तो आप रजिस्टर ओपन करें, बाकी की बातें तो हम देख ही रहे हैं जी। ग्रेट गुड मॉर्निंग, ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 4, बेटे चैप्टर 18 कर रहे हैं, चैप्टर 18 कर रहे हैं, लेक्चर 4 कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आपके सामने खड़ा हूं, हाथ ऊपर हैं जी, टाई लगाई हुई है, आप चेक कर लीजिए। और आज मैं फुल एनर्जी के साथ आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को, मेरी आवाज को, मेरे विचारों को, मेरी थॉट्स को ध्यान से सुने। आप मोबाइल फोन ऑफ रख दें और ACCA स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 बेटे भूल ना जाना, मेरी बात को ध्यान से समझना। शायद आप अभी मेरी बातों को लाइटली ले रहे हो, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस पूरा होगा और आप फर्स्ट अटेम्प्ट अपना एग्जामिनेशन दोगे, भगवान करे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, बट आप में से अगर मान लेते किसी का नहीं हुआ, तो आपको मेरी एक एक बात याद आएगी कि यार सर तो ये कहते थे, मैंने नहीं किया। तो मैं आपको खड़ा करने आया हूं, आपको उठाने आया हूं कि अभी भी समय है, कैलकुलेटर निकालिए, कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि लेक्चर कहां से दे दिया, यार आपके लॉजिक्स मैं नहीं भी देता तो चलता, मैं तो करा ही रहा हूं सब कुछ, बट मैं चाहता हूं कि आपके कुछ लॉजिक्स, कुछ कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। आइए सर, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी कहानी को शुरू करूंगा। तो मैं पहली बात ये लिख रहा हूं कि इन लेक्चर नंबर 3, जो हमने लेक्चर नंबर 3 लिया, आज तो 4 है, मैंने आपके सामने फ्लो चार्ट डिस्कस किया। आई हैव डिस्कस विद द लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज का एक्चुअली में मीनिंग क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज का मीनिंग क्या है, आप इंटरप्रिटेशन कैसे देते हैं, कंबाइंड लिवरेज क्या होती है, टोटल कंबाइंड रिस्क क्या होता है। आई थिंक अभी तक आपको ये सभी नॉलेज मिल चुकी है। अब एक बच्चे को नींद आ रही है, वो कहता है रिस्क निकाल क्यों रहे हैं, बिकॉज द पॉइंट इज वी वांट टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म, because that is the objective of equity shareholder. And to maximize the value of firm, we have to see that how much is the return for this much level of risk, because risk is independent factor and return is dependent factor. रिस्क इंडिपेंडेंट है, ACCA में आप जो रिस्क ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है और रिटर्न डिपेंडेंट है। आप समझ रहे हैं? सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट whenever I want to find out the trade off between risk and return, I should know that how to represent risk in x axis and how to represent return in y axis. मुझे ये सारी बातें आराम से पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने रिस्क को कैलकुलेट कर रहा हूं, और रिस्क का मतलब है बिजनेस रिस्क। आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो आइए जी, आइए मेहरबान कदरदान, एक बात कहनी है आप सब ध्यान से, पॉइंट नंबर 2 से समझना। मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में बताया ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, बिल्कुल ठीक है, बट कैप्लन वालों ने बड़े सारे फॉर्मूलेज दिए, BBB ने, दे हैव गिवन डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज। तो अब हम क्या, कौन से फॉर्मूलेज यूज करेंगे, जो हमने डिस्कस किए वो भी दिए, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि आई हैव कवर्ड एग्जामिनेशन किट भी किए, मैंने BBB के क्वेश्चंस भी किए, वर्कबुक के भी किए, स्टडी रिव्यू के भी किए। मुझे एक बात ऐसी लगी जो मैं आज आपके सामने कम्युनिकेट करने वाला हूं। आप पहले पॉइंट नंबर 1 नहीं लिखा तो लिख लें।
लेक्चर नंबर 3, फ्लो चार्ट फॉर बिजनेस रिस्क, क्वेश्चन 18 जो मैंने उस बुक में उस कोर्स की कराया था। अब पॉइंट नंबर 2 है, एज पर कैप्लन, एज पर बीबीबी, फॉलोइंग फॉर्मूलाज कैन बी यूज्ड। बेटे बीबीबी ने बड़े सारे फॉर्मूलेज आपको दे दिए हैं भाई साहब। अब यही बात आ रही है, इसी बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऑपरेटिंग लिवरेज या ऑपरेटिंग गेयरिंग को निकालने के उन्होंने डिफरेंट 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 फॉर्मूलेज दिए हैं। तो आपको पहला फॉर्मूला लिखना है, सभी ने लिखना है, सभी ने लिखना है। वैसे तो ये कैप्लॉन में दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं बेटे, मैं आपको दिखा ही रहा हूं कि आपको ये पता चल जाए। ये देखिए आपके सामने है फर्स्ट शीट में, ये देखिए ये पहला फॉर्मूला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ। आई थिंक हमने ये वाला फॉर्मूला भी किया था लास्ट लेक्चर नंबर 3 में, हमने ये वाला फॉर्मूला भी किया था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन है और टोटल ईबीआईटी तो टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल ईबीआईटी, और अगर रिलेटिव चेंज है तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन। बट द पॉइंट इज उन्होंने ये फिर 4 फॉर्मूले क्यों दे दिए, सवाल ये आता है। इसी तरह से अगर आप देखें ऑपरेटिंग गियरिंग के बाद, ऑपरेटिंग लिवरेज के बाद, अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे, दे हैव स्टार्टेड विद द फाइनेंशियल गियरिंग। उसमें इन्होंने 3 फॉर्मूले दे दिए, इक्विटी गियरिंग, टोटल गियरिंग, इंटरेस्ट गियरिंग। इसका मतलब हमने जो फॉर्मूलेस किए थे ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये किया था लास्ट लेक्चर नंबर 3 में, और मैंने आपको कहा था परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन 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 परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। याद आ रहा है? अब 5 फॉर्मूले यहां पे और 5 वहां पे हैं। अब आपको सवाल आता है कि कौन सा करेंगे, तो मैंने क्या किया, एग्जामिनेशन किट से क्वेश्चंस देखे, बीबीबी के देखे, वर्कबुक के देखे, और मैंने एक बात कंक्लूड की जो मैं बताने वाला हूं। आप पहले फॉर्मूलेस लिख लीजिए, फिर मैं आपको वो बात कंक्लूड वाली बताऊंगा कि आपको पेपर में क्या करना है। पहले सारे फॉर्मूलेस लिखिए भाई साहब। फॉर्मूला 1, फिक्स कॉस्ट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट इन डॉलर्स, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट इन डॉलर्स अपॉन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इन डॉलर्स। फॉर्मूला नंबर 2, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट इन डॉलर्स अपॉन टोटल कॉस्ट इन फिक्स इन डॉलर्स। तो पहला फॉर्मूला आप सब लिख रहे हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल और फिक्स दोनों। आप फॉर्मूला नंबर 3 जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 3 में किया था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू और परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, कुछ भी, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला नंबर 3 ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो यूज फॉर्मूला नंबर 4. I started in the lecture number 3 with a case study, total contribution upon total EBIT, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल ईबीआईटी। बेटे ये चारों फॉर्मूलेस में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने चारों नहीं करने। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्होंने क्या किया है, अब ये डिपेंड करता है कि आपको वो इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो आपको ध्यान से सुननी है। मैं आपसे ये कहता हूं कि जब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपको उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट दी हुई है या नहीं दी हुई। और अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट गिवन है तो उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अलग से कैलकुलेट किया है, या कंट्रीब्यूशन निकाल के दिखाई है, या ईबीआईटी निकाल के दिखाई है। मतलब आपको उन्होंने ऑलरेडी वो एलिमेंट्स, उस कंपोनेंट, उस फॉर्मूले के कंपोनेंट्स अगर कैलकुलेट करके दे दिए हैं, तब तो आपको फिर वही फॉर्मूला लगाना है, फिर आपने सोचना नहीं है। जैसे मैं अभी आपके सामने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा। अच्छा, उसमें आपको उन्होंने फिक्स कॉस्ट भी दिया, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया, टोटल कॉस्ट नहीं दिया। अच्छा, ईबीआईटी दिया, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो मैं क्या करूंगा, इट मींस मैं ये वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकता, क्या पता टोटल कॉस्ट में और भी बड़ी सारी कॉस्ट हो विच इज मिसिंग, हेंस कीपिंग इन माइंड दैट फैक्टर आई विल नॉट यूज दिस। सिमिलरली आपको पता है चेंज तो तभी यूज करते हैं ना जब आपको 2 फिगर्स दी हो, मतलब 2 सालों की इंफॉर्मेशन दी हो, है ना, तो चेंज वाला भी नहीं लगेगा। ठीक है जी। अब उस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन नहीं दी, ईबीआईटी दी है, क्या पता कंट्रीब्यूशन में और भी वेरिएबल कॉस्ट हो, वो उन्होंने मेंशन ही ना की हो। तो कीपिंग इन माइंड एक बात समझनी है यार, हमें कभी भी ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग गियरिंग या फाइनेंशियल गियरिंग कैलकुलेट करना है तो लॉजिक वही है जो लेक्चर 3 में बताया है। आपने अब हल्का सा चेंज कर लेना है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। तो आपको जो इंफॉर्मेशन दी है आपने वो वाला मेथड लगाना है। मैंने चारों दे दी है, फिक्स कॉस्ट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट,
टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन कह दीजिए या सेल्स कह दीजिए। आई थिंक आप समझ रहे हैं बेटा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर आप आ जाओ तो आप जो मैं कह रहा हूं ना अभी आपको समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको एक्चुअली। आइए आइए, मेहरबान मेहरबान कदरदान, आइए 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 मेरे दोस्त, मैं आ गया। आपको दो कंपनियां दी हैं जी, दो फर्म्स दी हैं। एक फर्म ए है और एक फर्म बी है। मान लेते हैं एक अपोलो टायर्स है और दूसरी एमआरएफ टायर्स है। मान लेते हैं एक 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 एसीसी सीमेंट है, दूसरी जेके सीमेंट है। मान लेते हैं एक Xiaomi है, दूसरी एप्पल कंप्यूटर है। मतलब एक ही धंधे की है, एक ही इंडस्ट्री की है। देन ओनली यू कैन कंपेयर, अदरवाइज आप कंपेयर ही कैसे कर पाएंगे यार। तो आप देखिए जी, सेल्स गिवन है $5 million, $5 million। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है $3 million, $1 million। फिक्स कॉस्ट गिवन है $1 million, $3 million। अब उन्होंने ना कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट नहीं की, अच्छा टोटल कॉस्ट भी नहीं दी आपको। जब तक वो कैलकुलेट करके खुद ना लिखें, आपने अपने आप नहीं मानना कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स, इसलिए टोटल ले लेते हैं 2 + 3 + 1 4। नहीं, मैंने कहा ना, मैंने एग्जामिनेशन किट, मैंने बीबीबी, मैंने वर्कबुक सब किए, तो आपको कंक्लूड दे रहा हूं कि आपने क्या करना है। जो डाटा दिया है, जो फिगर्स उन्होंने कैलकुलेट करके दी हैं, आप उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे यहां कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दी तो हम अपने आप कॉन्ट्रीब्यूशन ही निकालेंगे। हम पहले ये चेक करेंगे कि उन 4 मेथड्स में से, 4 फॉर्मूले में से क्या हमारे को कोई फिगर ऑटोमेटिकली स्टेटेड है, तब तो उसी को यूज कर लेंगे। जैसे 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 वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट गिवन है, और अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, फिक्स कॉस्ट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट। तो आई कैन यूज दिस। I cannot use percentage change in EBIT, percentage change in contribution. I cannot use contribution of EBIT. I cannot use fixed cost and total cost. I will be only using this. I think you are getting my point. आप बात को समझ रहे हैं। इसी तरह से फर्म बी आप चेक करें, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, तो नीचे के लिखा है व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग गेयरिंग। अब ये ना लिवरेज की जगह जान के वर्ड यूज कर रहे हैं गेयरिंग, है ना, तो आप घबराना मत, आप भी गेयरिंग यूज करो। ऑपरेटिंग गेयरिंग इन ईच एंड व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन ईच 10% इंक्रीज इन द सेल्स। बेटे अगर आपने लेक्चर 3 मेरा ध्यान से अटेंड किया ना, और जो केस स्टडी अटेंड की है, मैंने उसमें यही बात ली थी कि अगर 10% से मेरी सेल्स बढ़ जाती है और अगर 10% से कम हो जाती है, तो मैंने आपको उनके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करके बताया था ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज। तो आज देखिए वही केस स्टडी है बेटा। इन्होंने खाली आपको कहा 10% अगर इंक्रीज हो जाए तो फिर आप कैसे करेंगे। कहने का मतलब है जो भी मैंने आपको अभी तक दिखाया है, ईमानदारी से बता रहा हूं, आप ही के लिए रेलेवेंट है। लेक्चर 3 पूरा रेलेवेंट था। तो मैंने आपसे एक बात लिखी, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। इन केस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इज नॉट अवेलेबल, इट इज बेटर टू प्रिपेयर इट। बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस है यार। आप इसको ढीला ढीला लेक्चर मत मानो, मैं सही बता रहा हूं आपको। मतलब जोहरी कोई हीरे की पहचान होती है, आप अगर पहचान नहीं पा रहे तो आप बेवकूफ हो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। इन केस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इज नॉट अवेलेबल, it is better to prepare it, but in the question it is given to you, so I can use those figures and the formula which can be directly used. Firstly, I will give the preference to that only, and as per the information I can directly use fixed cost upon variable cost, or as the case may be. तो fixed cost upon variable cost 1/3.333 और इसकी आ गई 3। अब आप ये बताइए, इसका इंटरप्रिटेशन मैंने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि भाई हर 1% के इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट या हर 1% के इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट से देयर विल बी 0.33% इंक्रीज इन EBIT। आप देख लीजिए, ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क फर्म बी का है। यही बात उन्होंने कैप्लन वालों ने मेंशन की हुई है कि दैट मोर रिस्क इज firm B as compared to firm A if I assume that both are in the same dhanda and the same business and the same industry. It means the operating fixed cost incidence is high in case of firm B as compared to firm A. So the point is, as a finance manager of firm B, I should put more emphasis. I should find out
The reasons that why there is an increase in the operating fixed cost in firm number B. बेटे आप पहले ही इतने हाई गियर में जा रहे हो, आपको अब ये देखना है कि जब दूसरा व्यक्ति, दूसरी कंपनी आप ही के धंधे वाली कम पे काम कर रही है तो आप ज्यादा पे क्यों कर रहे हो? क्या पता आपकी जो सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड है वो गलत है. That is the reason that you are paying more huge fixed cost. Now the point is, in case it is being increased by 10%, मान लेते हैं, अब तो मैं पहले फर्म ए को कह रहा हूं कि अगर 10% से सेल्स बढ़ गई तो अभी तो हमें पता चलेगा वेरिएबिलिटी इन सेल्स, तो वेरिएबिलिटी इन कॉस्ट, वेरिएबिलिटी इन प्रॉफिट कितना आएगा. बेटे जितनी ज्यादा वेरिएशन है, मैं कुछ बोलता हूँ आपके मन में इतना चेंज आता है, मैं इतना सा बोलता हूँ आप इतनी जल्दी गुस्से में हो जाते हैं. मान लेते हैं कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, हम घर में देखते हैं जॉइंट फैमिलीज में, हम थोड़ी सी बात बोलते हैं तो एकदम गुस्से में आ जाते हैं, और हम कई बार बहुत बड़ी बात बोलते हैं, कुछ मेंबर्स गुस्से में नहीं आते. इट मींस दे आर नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड. तो हमें ज्यादा डर किससे लगेगा? बेटे ज्यादा डर उससे लगेगा जब जो छोटी सी बात में भी गुस्से में आ जाता है, जो इरिटेट हो जाता है. हम डरते रहेंगे, हम सोच सोच के बोलेंगे. इसका मतलब फर्म बी अभी तक की बात करें तो ज्यादा इरिटेट हो रही है क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, उसका ऑपरेटिंग गियरिंग, ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा है. बट अब हम ये प्रूव भी करेंगे. क्वेश्चन क्या था? मान लो कि 10% से सेल्स बढ़ जाए. ठीक है सर, तो देखिए सेल्स 5 है, मान लेते हैं 10% से बढ़ गई. सोल्यूशन तो बेटे कैप्लन में दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने समझाया नहीं है. मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा. 5 से बढ़ गई तो बेटे 5.5 हो गई. अच्छा हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस as number of units increases, as there is an increase in the sales, my variable cost will also increase. We have seen in the last lecture number 3. तभी तो कहता हूं सारे लेक्चर ध्यान से किया करो. ये मन में मत सोचो कि किसी दूसरे कोर्स का है, पागल हो आप. एक तो ज्यादा दे रहा हूं, ऊपर से लेने के चक्कर में नहीं हूं. वेरिएबल कॉस्ट 3 and 3.3. कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने निकाल दी, मेरी गलती है भाई साहब, क्योंकि क्वेश्चन में कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने निकाली नहीं है. तो फिर मुझे ज्यादा पंगा लेना नहीं है भाई साहब, मैं पंगा नहीं लूंगा भाई साहब. जैसे जैसे क्वेश्चन में उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट दी है मैं वैसे ही करूंगा. फिक्स कॉस्ट 1 है, ईबीआईटी निकाला 1 और 1.2. अब आप चेक करिए, अगर आप चेक करें तो ऑपरेटिंग लिवरेज मैंने कैसे निकाली? फिक्स कॉस्ट 1/3, ये तो पहले ही की हुई थी. और अगर 10% इंक्रीज हो जाए तो 1/3.3, 1/3.3. अब आप देखिए यहां पे डिनोमिनेटर बढ़ गया. अच्छा जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो कोफिशिएंट कम होगा. अच्छा जब कोफिशिएंट कम होगा तो चेक कर लीजिए, पहले केस में जब स्टेटस को था तो एट दैट टाइम ऑपरेटिंग लिवरेज वाज 1/3.33333. एंड इन सेकंड केस व्हेन इट वाज इंक्रीज, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द सेल्स, तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा पोर्शन होगी, ऑपरेटिंग रिस्क हमारा कम हो जाएगा. मतलब सेल्स बढ़ जाएगी तो हमारा ऑपरेटिंग रिस्क कम हो जाएगा. ठीक है सर. अब आई थिंक फर्म बी के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं. मैं आपको अभी इसी तरह से फर्म बी का करके दिखाता हूं, सो दैट ये आपको लॉजिकली समझ आ जाए कि हम क्या कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. ठीक है जी, आइए आइए बेटे, ये देखो मैं सीधा सोल्यूशन में जा रहा हूं और मैं अभी चार्ट्स पे नहीं आ रहा. पहले टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन में जाते हैं और समझते हैं कि क्या लॉजिकली हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है. कैप्लन ओपन कर रहा हूं बेटे. आप में से कुछ बच्चों को लग रहा है कि पता नहीं क्या कर रहा हूं, आपने हार्ड कॉपी भी नहीं कराई. गलत बात है बेटा, गलत है. ये देख लो, आगे आपकी मर्जी है बेटे. समय निकलता जा रहा है, कब सब कुछ हो जाएगा सिलेबस आपको पता भी नहीं चलेगा. ये देखो, ये लो बेटा, ये लो. अब बताओ, इन्होंने सोल्यूशन दे दिया, आपको समझ में नहीं आएगा. आधी चीजें तो आप घबरा जाओगे कि इन्होंने पहला फॉर्मूला क्यों यूज किया. मैंने वो भी एक्सप्लेनेशन दी. फिर मैंने कहा फर्म बी कैरीज अ हायर ऑपरेटिंग गियरिंग. अब आपको पता ही है बिकॉज इट हैज अ हाई फिक्स कॉस्ट. फिर मैंने उसके बाद फर्म ए में 10% इंक्रीज किया, ये आपके सामने 1.2 निकाला. इसी तरह से फर्म बी का भी कर सकते हैं, मुश्किल थोड़ी है बेटा. फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करना क्योंकि फिक्स्ड ही रहती है. यही बात मैंने लेक्चर 3 में पेश करते समय सोचा था कि आपको ये समझ आएगा. फर्म बी enjoyed an increase in EBIT of 40% while firm A had an increase of 20% in the same way. अब आप चेक करिए, EBIT 20% से बढ़ी है और यहाँ पे EBIT ज्यादा परसेंटेज से बढ़ी है, 40% से बढ़ी है. बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, रिस्क का रिटर्न से डायरेक्ट रिलेशनशिप है. मैं ये कह ही नहीं रहा कि रिस्क नहीं लेना, मैं आपसे ये कह रहा हूं दैट यू शुड टेक द रिस्क अप टू द टॉलरेबल लिमिट्स, एंड मोर द रिस्क मोर विल बी द रिटर्न, लो द रिस्क लो विल बी द रिटर्न. मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आपके एक एक लॉजिक, एक एक बात, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए.
मैं चाहता हूं ये और आप नहीं चाहते यार। ठीक है जी, आइए आइए आइए, मेहरबान मेहरबान कदरदान, मैं आगे चल पड़ा। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, and I want to tell you something about next concept. We are doing, I am in lecture number 4, and I want to tell you that what are the formulas which you will be using in your ACCA examination, because I have concluded with the help of examination kit BBB, they have used the word gearing. First point, that is not an issue, but the point is the formula, the information which is given to me, I will be using that formula. अब आप चेक करिए जी, फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल गेयरिंग में भी मैं आपको 3 नई बातें वही हैं, बट आपको ये बताना है कि पेपर में कैसे करना है। तो लिखें जी, एज पर कैपलॉन और बीबीबी, फाइनेंशियल लिवरेज, जिसको वो बार बार चीख चीख के गेयरिंग बोलते रहते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंशियल गेयरिंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूलास। पहला फॉर्मूला इक्विटी गेयरिंग, दूसरा फॉर्मूला कैपिटल गेयरिंग, तीसरा फॉर्मूला इंटरेस्ट गेयरिंग। अब उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है इक्विटी गेयरिंग, कैपिटल गेयरिंग, इंटरेस्ट गेयरिंग। मैंने आपको 2 फॉर्मूलास बताए थे फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट फॉर्मूला इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और दूसरा बताया था परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। बिल्कुल ठीक है, बट द पॉइंट इज, अगर आपको डायरेक्टली कुछ और इंफॉर्मेशन दी है या कुछ और पूछ रहा है तो आप फिर उसी, बेटे आत्मा वही है, तो आप पहले तो लिखें जी, बाकी बातें मैं धीरे धीरे बताऊंगा। एज पर कैपलॉन, एज पर बीबीबी, फाइनेंशियल लिवरेज कैन बी यूज्ड बाय फॉलोइंग फॉर्मूलाज और फाइनेंशियल गेयरिंग। फॉर्मूला नंबर 1, इसका मतलब है इक्विटी गेयरिंग, जिसको बोलते हैं डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी। तो इन्होंने वर्ड यूज कर दिया इक्विटी गेयरिंग, तो घबराना थोड़ी है। डेट अपॉन इक्विटी में क्या करते थे, डेट अपॉन इक्विटी लिखते थे। डेट का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा आप ये बताओ, प्रेफरेंशियल कैपिटल इज आल्सो लॉन्ग टर्म डेट, इट इज जस्ट लाइक ए लॉन्ग टर्म डेट, बिकॉज यू हैव टू पे फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। नाम है प्रेफरेंशियल कैपिटल, लेकिन ज्यादातर उसके फीचर्स डेट वाला ही है। वो भी रिडीम होती है, वो भी रिडीम होती है, उसका भी इंटरेस्ट मिलता है, उसको डिविडेंड मिलता है, क्यूमुलेटिव है। तो आपको हम ये कहना चाह रहा हूं कि मैं डेट में क्या यूज करूंगा, 2 वर्ड्स, एक तो लॉन्ग टर्म डेट, डेट लोन नोट्स प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल, और इक्विटी तो बेटा मैंने पहले ही बताया हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो फर्स्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, इक्विटी गेयरिंग। समझने के लिए, याद करने के लिए आपको इसको समझना है, डेट इक्विटी रेशो। मैं जहां जहां पे डेट लूंगा ना, आप मानना वहां पे प्रेफरेंशियल कैपिटल भी है। ठीक है जी, तो पहला फॉर्मूला सबको समझ आ गया। अच्छा अब आप ये चेक करो कि अगर न्यूमरेटर ये है और ये डिनोमिनेटर है और ये कोफिशिएंट है, अगर कोफिशिएंट ज्यादा आएगा तो ज्यादा आने के 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो न्यूमरेटर बड़ा है और दूसरा डिनोमिनेटर कम है। बेटा ये तो सिंपल सी 3rd क्लास की मैथमेटिक्स है, 3rd क्लास के बच्चे से पूछ लो। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो आपने वो वाली कैपिटल ज्यादा हायर की हुई है जहां पर आपकी फिक्स कमिटमेंट है, इसका मतलब आपका फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है। ठीक सर। सेकंड फॉर्मूला नंबर 2, टोटल गेयरिंग। टोटल गेयरिंग जिसको हम बोलते हैं जनरली कैपिटल गेयरिंग। याद है बेटे कैपिटल गेयरिंग करते थे, वैसे मैं इसको चैप्टर नंबर 19 में कराऊंगा। न्यूमरेटर सेम ही है, लॉन्ग टर्म डेट विद रिस्पेक्ट टू टोटल कैपिटल, मतलब सारे रिजर्व्स, सारी इक्विटी, सारा प्रेफरेंस शेयर्स, सारा लॉन्ग टर्म। अब इसमें कई बार हम ये चेक करते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बेटे कैप्लन वालों ने तो नहीं लिया, और मैंने पास्ट ईयर पेपर्स देखे तो उन्होंने भी बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लिया, अज्यूमिंगली कि वो शॉर्ट लॉन्ग टर्म नहीं है और हमें डिनोमिनेटर में लॉन्ग टर्म लेने होते हैं। बीबीबी ने भी नहीं लिया। हाँ, उन्होंने ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दे दिया कि अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट को लॉन्ग टर्म माने तो हम इसको टोटल कैपिटल में इंक्लूड कर सकते हैं, बट मेरी मानिए 99% क्वेश्चंस में दे हैव नॉट इंक्लूडेड बैंक ओवरड्राफ्ट एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इवन हमने जब चैप्टर नंबर 15 किया था सोर्सेज ऑफ फंड में, बैंक ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट टर्म सोर्स माना था, तो आपने वही बात यहां पे भी रखनी है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म सोर्स, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लॉन्ग टर्म। So as per capital gearing, the concept will be long term debt is to with respect to capital employed, long term capital employed। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो बेटे मैंने कहा आप जब फाइनेंशियल गियरिंग निकालेंगे तो
आपको अभी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी या परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन ईबीआईटी नहीं यूज करना जब तक वो स्पेसिफिकली नहीं कहे या आपको डाटा नहीं दिया हो क्वेश्चन में। थर्ड, इंटरेस्ट गेयरिंग, ये आपने किया हुआ बेटा इंटरेस्ट गेयरिंग। थर्ड जो उन्होंने यूज किया उसका नाम है इंटरेस्ट गेयरिंग, मतलब जो हम इंटरेस्ट फिक्स लॉन्ग टर्म डेट पे देते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट पे क्या क्या है, डेट भी है और प्रेफरेंशियल कैपिटल भी है। तो उस प्रेफरेंशियल कैपिटल में हम डिविडेंड देते हैं और लॉन्ग टर्म डेट में हम इंटरेस्ट देते हैं। इसका मतलब आप देखिए इंटरेस्ट गेयरिंग में लिखा है डेट इंटरेस्ट। डेट इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन नोट्स ऑन डिबेंचर्स प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी मैंने एरो बनाकर यही लिखा है, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। डेट इंटरेस्ट में हम हमेशा दो बातें इंक्लूड करेंगे, जो फिक्स चार्ज है, जो हमें देना ही देना है, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुपति रीत सदा चली आए, डिवाइडेड बाय किससे देना है, ईबीआईटी से देना है, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स से देना है, क्योंकि इंटरेस्ट हम उसी से देते हैं। तो आप फॉर्मूला लिखिए, तीन गेयरिंग्स मैंने बता दी। पहली बताई इक्विटी गेयरिंग, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। दूसरी बताई टोटल कैपिटल गेयरिंग, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल। तीसरी बताई इंटरेस्ट गेयरिंग, डेट इंटरेस्ट दैट इज इंक्लूडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन ईबीआईटी। बेटा ये लास्ट में मैंने वो फॉर्मूलेज भी लिख दिए कि आपको ऐसा ना लगे कि वो गलत थे। बेटा भूपेश आनंद है लेक्चर 3 में एक एक बात को आपको जो बताया आपके लिए रेलेवेंट है। तो फॉर्मूला नंबर 4 लिख लीजिए, अगर ये एब्सोल्यूट डॉलर्स में है और अगर आपको चेंज दिया है तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। हाथ मेरे ऊपर है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, फुल एनर्जी के साथ आपसे बातें कर रहा हूं। मैं टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया। उन्होंने वहां पर फाइनेंशियल गेयरिंग पूछा है, उन्होंने कहा जी इक्विटी गेयरिंग निकाल के दिखाओ, उन्होंने कहा जी कैपिटल गेयरिंग निकाल के दिखाओ, टोटल कैपिटल गेयरिंग निकाल के दिखाओ, इंटरेस्ट गेयरिंग। तो बेटे आपको अभी तक लॉजिकली यही तो बताया है, आपसे वो डेट इक्विटी रेशियो पूछेंगे वहीं से पता चल जाएगा एक कंपनी का रिस्क, आपसे वो कैपिटल गेयरिंग पूछेंगे वहीं से पता चल जाएगा क्या आपका रिस्क, इंटरेस्ट गेयरिंग से भी पता चल जाएगा आपका रिस्क। तो वो उस तरह जिस तरह से वो कहेंगे हम उस तरह से करेंगे भाई साहब, सीधी सी बात। तो आइए, मैं भूपेश आनंद आप ही का दोस्त, मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 में। आप रजिस्टर आपके पास है, इरादे अगर बुलंद हैं, कैपलॉन अगर खोली हुई है, तो भाई साहब आपकी मर्जी, आगे तो आपकी मर्जी है। कहते हैं वेयर एवर देयर इज अ इंटेंट देयर इज अ वे। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहते हैं तो भाई और बहनों दुनिया आपके सामने है, आप कुछ भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी चाहत क्या है। आप खुद ही नहीं चाहते तो भाई साहब खुद मोदी जी आ जाए तब भी कुछ नहीं होगा। लो जी, ये बेटे मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे बेटे, ये लो बेटा, लो ये लो बेटा, ले लो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आराम से ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कैपिटल एंड इक्विटी गेयरिंग, बट आपको पेपर में थोड़ी पूछेंगे कैपिटल, क्वेश्चन पढ़ेंगे खुद पता चल जाएगा। आराम से देखिए, बैलेंस शीट दी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन SOFP, बैलेंस शीट, बिकॉज वी नो दैट एज पर IFRS now it is named as SOFP, assets given है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज गिवन है। और बेटे मैंने कोका कोला, एप्पल कंप्यूटर्स, मैकडोनल्ड सब दिखाई है। नॉन करंट एसेट $23 million, करंट एसेट्स $15 million, टोटल एसेट $38 million, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल $10 million, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। जब आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है तो आप अपनी चीज को महंगा बेच सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे लेक्चर्स बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं, 30 कंट्रीज में बेच रहे हैं बेटा, तो मैं अपने प्राइस बढ़ा दूंगा क्योंकि मुझे पता चल गया मेरी डिमांड बढ़ गई, मेरी क्वालिटी अच्छी है, लोग अच्छा लाइक कर रहे हैं, सो आई विल इंक्रीज माय प्राइस, सो आई एम इंक्रीजिंग माय प्राइस। सिमिलरली अ कंपनी कैन इशू द शेयर्स इन अ प्रीमियम, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये आपके सामने आ गया जी, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व्स, लोन नोट्स, करंट लायबिलिटीज। बेटे वी डू नॉट, अच्छा करंट लायबिलिटीज पढ़ लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, कैलकुलेट इक्विटी गेयरिंग। अच्छा इक्विटी गेयरिंग क्या होती है, अभी तो बताया था, डेट इक्विटी रेशो। और ये क्या होती है, कैपिटल गेयरिंग रेशो। इसको कैसे घेरते हैं, डेट अपॉन इक्विटी। डेट में क्या क्या आएगा, लोन नोट्स, प्रेफरेंशियल कैपिटल। इक्विटी में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल गेयरिंग में लॉन्ग डेट तो सेम ही होगा, अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ऐसा समझ लीजिए।
अच्छा, डेट में जब भी मैं बोलूंगा डेट तो आप समझ लेना प्रेफरेंशियल कैपिटल, और अगर इंटरेस्ट के लिए बोलूंगा तो आप समझ लेना प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक सर, बहुत ही बढ़िया, समझ आ गया सर। बेटे मैं क्या बताऊं, आप मैंने बड़ी मेहनत की यार आपको समझाने के लिए कि आपको लॉजिकली सारी बातें समझ आए। क्या क्या देखो ना, कितनी स्लाइड्स क्या क्या बनाया है। मैं चाहता तो मैं भी बुक में ही टिक टिक करके काम खत्म कर देता, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं है यार। तो आप सभी बच्चे पहले तो फॉर्मूला लिखिए, इक्विटी गियरिंग इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट अपन प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल। डेट इक्विटी रेशियो बेटे, अभी तो बोला डेट इक्विटी रेशियो, आप बचपन से करते हैं डेट इक्विटी रेशियो, दिस इज डेट, दिस इज इक्विटी। या बाहर वाले, या ऐसा भी समझ लीजिए बाहर वाले, बाहर वाले, हाँ बाहर वाले अपॉन घर वाले, दिस कैन बी अ रेशियो। बेटे डिबेंचर होल्डर्स, लोन नोट्स, प्रेफरेंशियल कैपिटल, अरे बाहर वाले। घर वाले कौन होते हैं? जो लास्ट में खाना खाते हैं, जैसे लड़का और लड़की की कहानी बताई थी, आखिरी में मूंग की दाल का हलवा बच जाएगा तो वो खाएंगे। इक्विटी होल्डर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर प्रीमियम, पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स, ऑल आर घर वाले। तो मैंने वो लिखा है, बाकी तो बेटा सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये डेट है, ये प्रेफरेंशियल कैपिटल है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है। बेटे इतने अंदर तक किया मैंने कि मेरा एक एक खून का कतरा याद कर चुका है लॉजिकली। तो आप भी इतनी प्रैक्टिस करें। 61.3%, मतलब अगर 100 रुपए इन्होंने कैपिटल या $100 या 100 पाउंड लिए तो उसमें बेटे 61% तो उधार के पैसे हैं। द मोर द उधार, more is a financial risk. Okay, and then we can calculate, capital gearing as per the direction of the question, and that is long term debt upon long term capital, that is debt upon debt plus equity. We will be discussing ratios in chapter number 19, but अभी के लिए relevant के लिए तो बता दूं, तो बेटे आप कर लो ना, कर लो ना, कर लो ना। और मैंने कहा जी मैं बैंक ओवरड्राफ्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, कुछ विचारधाराएं हैं। अब अगर आप इसकी सोल्यूशन देखें तो उन्होंने सोल्यूशन में क्या किया है, इंक्लूड एक सोल्यूशन और दे दिया बनाकर। मैं नहीं चाहता कि आप उसको देखें भी, है ना, फिर भी कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं थोड़ा सा एक बार टेस्ट योरसेल्फ में क्वेश्चन नंबर 2 की हेल्प से आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो आपने करना नहीं है। ठीक है सर, ये देखिए साहब कैपिटल एंड गियरिंग, ये निकाल दी साहब, ये देखिए साहब हमने अभी अभी किया साहब, ये कर दिया साहब स्ट्रिक्टली। अब उन्होंने समझा दिया इट इज अ शॉर्ट टर्म फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म फंड। पर वो कहते हैं अगर करना है तो कर लो, मैं तो नहीं कहूंगा आप करो। फिर आप आ जाओ जी टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसमें क्या है, इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल गियरिंग बताना है। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 3 लिया था और जो आज लेक्चर नंबर 4 में जो बातें बताई हैं, उतनी नॉलेज के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन कर लोगे। आपको करना चाहिए, प्रॉब्लम होगी तो मुझसे अलग से गूगल मीटिंग टाइम लेना चाहिए, कुछ तो आप करोगे यार। तो मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में। आई थिंक मैंने आपको पूरा मैसेज दे दिया। अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो बताया ये लोहा गर्म करने के लिए बताया। अब मैं जो बताऊंगा वो स्पेसिफिकली फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के लिए बताऊंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज ही बतानी है, उन्हीं का बिहेवियर बताना है, उन्हीं की थॉट्स बतानी है। तो दोस्तों मैं भूपेश आनंद आपको लेक्चर नंबर 5 में मिलूंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।